ये छात्रों छात्राओं को नमस्ते, सलाम, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। आपका दिन शुभ हो, इसी की शुभकामनाओं के साथ मैं शुरू करता हूँ आज की आपकी नवीं कक्षा की हिंदी की वर्कशीट नंबर 43 यानी 43। पाठ हमें पढ़ना है प्रेमचंद के फटे जूते। इससे पहले भी हम इसका कुछ अंश पढ़ चुके हैं और आज हम फिर पढ़ेंगे और तारीख है हमारी 12/10/2020। तो पिछली बार भी हमने प्रेमचंद के फटे जूते गद्यांश का एक हिस्सा पढ़ा जिसमें प्रेमचंद जी के बारे में, उनकी मुस्कान के बारे में, उनके स्वभाव के बारे में, उनके चरित्र के बारे में और समाज की व्यवस्था के बारे में कई सारी बातें उन्होंने इसमें लिखी थी। तो आइए पढ़ते हैं हम आगे वो क्या लिखते हैं। प्रेमचंद जी के फ़ोटो को देखते हुए उनके माध्यम से क्या बात कहना चाह रहे हैं, आइए हम पढ़ने का प्रयास करते हैं। चक्कर लगाने में जूता फटता नहीं है, घिस जाता है। कुंभन दास का जूता भी फतेहपुर सीकरी आने जाने में घिस गया था। इन्हें बड़ा पछतावा हुआ। उसने कहा, आवत आवत जात पन्हैया घिस गई, बिसर गयो हरि नाम। और ऐसे बुलाकर देने वालों के लिए कहा था, जिनके देखे दुख उपजत है, तिनको करबो परे सलाम। चलने में जूता घिसता है, फटता नहीं। तुम्हारा जूता कैसे फट गया? मुझे लगता है तुम किसी सख्त यानी कि बड़ी पत्थर जैसी चीज़ को ठोकर मारते रहे हो। कोई चीज़ जो परत दर परत सदियों से जम गई है, उसे शायद तुमने ठोकर मार मार कर अपना जूता फाड़ लिया। कोई टीला जो रास्ते में खड़ा हो गया था, उस पर तुमने अपना जूता आजमाया। तुम समझौता नहीं कर सके। क्या तुम्हारी भी वही कमजोरी थी जो होरी को ले डूबी? वही नेम धर्म वाली कमजोरी? नेम धर्म उसकी भी जंजीर थी, मगर तुम जिस तरह मुस्कुरा रहे हो उससे वही लगता है कि शायद नेम धर्म तुम्हारा बंधन नहीं था, तुम्हारी मुक्ति थी। तुम्हारी यह पाँव की उंगली मुझे संकेत करती सी लगती है, जिसे तुम घृणित समझते हो, उसकी तरफ हाथ की नहीं पाँव की उंगली से इशारा करते हो। तो इसमें कई सारी बातें लेखक हरिशंकर परसाई जी ने प्रेमचंद जी की फटे जूते के माध्यम से की है। वो कहते हैं, तो कुंभन दास का जूता फट गया। क्यों फटा? क्यों उन्होंने कहा कि कुंभन दास का जूता फतेह सीकरी आने जाने में फट गया? एक बार अकबर बादशाह ने कुंभन दास को मान सम्मान देने के लिए फतेहपुर सीकरी बुलाया। बहुत ही मान सम्मान हुआ, लेकिन मान सम्मान लेने के बाद उन्हें दुख बहुत हुआ, क्योंकि ऐसे व्यक्ति जो सच्चे हैं, खरे हैं, किसी के आगे झुकते नहीं हैं, दिखावा पसंद नहीं करते हैं। तो इसलिए कुंभन दास ने जो कहा कि आवत जात पन्हैया घिस गई, बिसर गयो हरि नाम, कि सीकरी जाने आने में जूता फट गया और ईश्वर का जो याद करना था वो भी भूल गया उस मान सम्मान के चक्कर में। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि संतन को कहाँ सीकरी सो काम, कि जो संत साधु स्वभाव के होते हैं उनको राजा महाराजाओं से क्या लेना देना। तो इन्होंने इसलिए यहाँ पर उदाहरण दिया लेखक ने कि आवत जात पन्हैया घिस गई, बिसर गयो हरि नाम, कि जो असली कार्य था वही हम भूल गए और मान सम्मान दिखावे के चक्कर में वहाँ तक पहुँच गए जहाँ हमें जाना नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा था, जिनके देखे दुख उपजत है, तिनको करबो परे सलाम, कि जिन्हें देख के दुख होता है यानी कि हमें अच्छा नहीं लगता, पसंद नहीं है, लेकिन हमको उन्हें सलाम करना पड़ता है, नमस्ते करनी पड़ती है। आपको भी शायद बहुत सारे लोग पसंद नहीं होंगे, लेकिन मजबूरी में नमस्ते करनी पड़ती है, ऐसा होता है। तो आगे उन्होंने और भी लिखा है कि तुम्हारा जूता कैसे फट गया? जूता ऐसे नहीं घिसता है, ऐसे नहीं फटता है, कि तुमने ज़रूर किसी सख्त चीज़ को ठोकर मारी होगी, यानी कि उन परंपराओं, उन घिसी पिटी मान्यताओं
ढोंग आडंबरों दिखावे की प्रवृत्तियों में ठोकर मारी होगी समाज में, जो समाज को खोखला कर रहे हैं। इसी कारण से उन्होंने कहा कि तुमने किसी सख्त, जो सदियों से परत दर परत जम गई है, सदियों से परत दर परत जम गई है, यानी कि ऐसी जड़ और पत्थर हो गई है, उसको बदलना बहुत ही मुश्किल हो गया है। ऐसी ही किसी चीज़ को तुमने ठोकर मारी होगी। लेकिन तुम्हारा फोटो में मुस्कुराना, यानी अभी भी तुम मुस्कुरा रहे हो, और जो लोग गलत हैं, गलत परंपरा से चल रहे हैं, समाज को धोखा दे रहे हैं, दिखावे की संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं, जो दुष्ट हैं, समाज को खोखला कर रहे हैं, समाज को ख़त्म कर रहे हैं, ऐसे लोगों की तरफ तुम हाथ की उंगली से नहीं, पैर की उंगली से इशारा करते हो, ऐसा लेखक कहता है। तो प्रेमचंद का चरित्र हमने इस पाठ के माध्यम से जाना, गद्यांश के माध्यम से जाना। उन्होंने साफ साफ बताया, कुंभन दास का भी उदाहरण दिया, कहानी मैंने आपको बताई छोटी सी, उन परंपरा और मान्यताओं को ठोकर मारी जिसके कारण उनका जूता फटा। लेकिन यहाँ केवल एक कहानी है, उनका अर्थ केवल इतना ही है कि तुम उन समस्याओं से लड़ते रहे हो जो समाज के लिए घातक हैं, उन सामाजिक बुराइयों से लड़ते रहे हो जो समाज को खोखला कर रही हैं, उनको ठोकर मारते रहे हो जिसके कारण तुम्हारा जूता फट गया। ऐसा लेखक सोच रहा है, बता रहा है प्रेमचंद जी किस तरह के थे, क्योंकि उन्होंने समझौता नहीं किया, और जो समझौता करता है उसको बहुत कुछ मिल जाता है। आपने देखा होगा ऑफिस में बॉस की चापलूसी लोग करते हैं, कहीं काम करते हो, आप नौकरी करते हो, तो वहाँ देखा होगा बहुत सारे लोग काम की बजाय चापलूसी करते हैं। लेकिन प्रेमचंद ने दुख उठाना ज़रूरी समझा, लेकिन कभी भी समझौता नहीं किया। उम्मीद करता हूँ कि गद्यांश समझ आया होगा। ये बढ़ते हैं प्रश्न के उत्तरों की तरफ। इसमें एक बात और कही गई है, आप दे लें थोड़ा सा, दिमाग से मेरे भी हट गया, कि उसने कहा कि मुस्कुरा रहे हो, लगता है शायद नेम धर्म तुम्हारा बंधन नहीं था, होरी को ले डूबी। यानी होरी एक सच्चा आदमी था, लेकिन समाज की परंपराओं के चक्कर में वो बेचारा जीवन भर परेशान रहा, दुख उठाता रहा। क्योंकि गोदान उपन्यास प्रेमचंद जी का अंतिम उपन्यास है, जिसका हीरो, यानी कहानी का हीरो जो है उपन्यास का, वो होरी है। होरी का चरित्र भी ऐसा ही था, नियम कायदे परंपरा मानना, जो समाज में प्रचलित है उनको मानता था और दुख उठाता था। इसीलिए लेखक ने कहा कि शायद तुम्हारा होरी वाला नेम धर्म हो और तुम्हारी, लेकिन वो बंधन नहीं था, लेकिन मुक्ति जरूर थी उन चीज़ों को लेकर चलना जो समाज में हैं, लेकिन उनके खिलाफ भी जाना जो समाज को गलत दिशा देती हैं, उनसे लड़ना भी प्रेमचंद जी का कार्य रहा, लेखन के माध्यम से और सामाजिक जीवन के माध्यम से भी। तो आइए बढ़ते हैं प्रश्नों के उत्तर की तरफ। तो हमारा पहला प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी आने जाने में किसका जूता फट गया था? तो आइए इसके उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न का उत्तर हमारा स्क्रीन पर है कि फतेहपुर सीकरी आने जाने में किसका जूता फट गया था। उत्तर है, फतेहपुर सीकरी आने जाने में कुंभन दास का जूता फट गया था। तो सवाल ये है, कुंभन दास फतेहपुर सीकरी क्यों गए? फतेहपुर सीकरी वो गए क्योंकि अकबर ने उन्हें मान सम्मान देने के लिए फतेहपुर सीकरी बुलाया था, जिसके कारण उन्होंने ये कहा कि आन आवत जात पनहिया घिस गई, यानी जूता घिस गया और भगवान का स्मरण भूल गया, यानी असली काम वो भूल गए। इस कारण उन्होंने कहा, अकबर को लेकर भी उन्होंने कहा कि जिनको देखे दुख उपजत है, तिनको करबो परे सलाम, कि जिनको देखने से ही दुख पैदा होता है, परेशानी होती है, हम पसंद नहीं करते, लेकिन उनको नमस्ते करनी पड़ती है। तो इसलिए उन्होंने, लेखक ने कहा कि फतेहपुर सीकरी आने जाने में कुंभन दास का भी जूता फट गया था, क्योंकि वो भी सच्चे और प्रेमचंद की तरह व्यक्ति थे। या कह सकते हैं कि प्रेमचंद का अलग व्यक्तित्व है, लेकिन बातें मिलती जुलती हैं, और प्रेमचंद भी उन्हीं समाज की बुराइयों से, ऐसे लोगों से, दिखावेपन की लोगों से या दृष्टि से या प्रवृत्ति से वो दूर रहे। उनका जूता उन बुराइयों से लड़ते हुए फट गया। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न के उत्तर की तरफ। दूसरा प्रश्न हमारा स्क्रीन पर है, पढ़ते हैं हम इसका क्या उत्तर है कि किस चीज़ पर जूते से ठोकर मारने के कारण प्रेमचंद का जूता फट गया? उत्तर हमारा है, किसी सख्त यानी कि पत्थर जैसी चीज़ को ठोकर मारने के कारण
और कोई चीज़ जो परत दर परत सदियों से जम गई है उसको ठोकर मारकर प्रेमचंद का जूता फट गया। मैंने अभी समझाया था आपको कि परत दर परत कौन सी चीज़ जमी है, कौन सी सख्त चीज़ है। वो सख्त और परत दर परत जमने वाली हमारी चीज़ है हमारी मान्यताएं, सड़ी गली मान्यताएं, परंपराएं जो चल रही हैं, समाज को खोखला कर रही हैं, दिखावे की प्रवृत्ति जैसी संस्कृति फल फूल रही है जो समाज को गलत दिशा में ले रही है। ऐसी ही सख्त चीज़ों को ठोकर मारते हुए प्रेमचंद जी का जूता फट गया। तो आइए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न हमारा स्क्रीन पर है, दूसरे प्रश्न से जुड़ा और मिलता जुलता है। तो तीसरा प्रश्न हमारा, वो कौन सी चीज़ थी जो सदियों से परत दर परत जमकर समाज में टीले के रूप में निर्मित हो गए। तो इसका उत्तर हमारी स्क्रीन पर है कि सामाजिक कुरीतियाँ, जाति प्रथा, दिखावा, ऊंच नीच इत्यादि सदियों से परत दर परत जमकर समाज में टीले के रूप में निर्मित हो गए। आप समझिए ज़रा सी बात को कि जब हम समाज में एक गलत चीज़ को बार बार प्रयोग करते रहेंगे, उसको मानते रहेंगे, तो वो गलत चीज़ इतनी मजबूत हो जाएगी कि फिर उसको हटाना मुश्किल हो जाएगा। तो इसी को लेखक ने टीले का रूप कहा है। टीला आपने देखा ही होगा, मिट्टी का मजबूत टीला हो जाता है जो कि फिर ठोकर या जूते मारने से वो यानी कि हटाने से भी बहुत मुश्किल से हटता है। तो ऐसी हमारे समाज में सामाजिक कुरीतियाँ हैं, जाति प्रथा है, दिखावा है, ऊंच नीच है, जात पात है, इसी तरह की चीज़ें हैं। इन्हीं को लेखक ने टीला कहा है जो सदियों से जमकर मजबूत पहाड़ की तरह हो गया है जिसको हटाना मुश्किल है। तो आइए बढ़िए चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न हमारा स्क्रीन पर है, पढ़ते हैं इसको कि क्या आपको आज भी समाज में कुछ बुराइयां दिखाई देती हैं? कुछ बुराइयों के बारे में बताइए। उत्तर है हाँ, हमें आज भी समाज में अनेक बुराइयां नज़र आती हैं, जैसे जात पात, स्त्री पुरुष की असमानता, दिखावे की प्रवृत्ति, ऊंच नीच आदि। ये सारी चीज़ें हमारे समाज में हैं, आज भी हर रूप में है। आप कहीं भी महसूस कर सकते हैं, अपने पड़ोस में कर सकते हैं, किसी और इलाके में जाके कर सकते हैं। इस दुनिया और देश में ये चीज़ें अलग अलग रूपों में बैठी हुई हैं, फैली हुई हैं। बुराइयों का अंत नहीं हुआ है। तो इन बुराइयों को मिटाने के लिए जो इसमें बताया गया है, उत्तर में भी हमने बताया है, जात पात है, औरत आदमी के बीच आज भी असमानता है, यानी कि फ़र्क हम महसूस करते हैं। लड़की के बारे में अलग तरीके से सोचते हैं, लड़के के बारे में अलग तरीके से। और जात पात और ऊंचा नीचा, अमीर गरीब, ये सब खाइयाँ हमारे देश में बहुत मजबूत तरीके से, बल्कि कहीं दुनिया में अलग अलग रूपों में है। तो हमें ईमानदारी के साथ अपनी सोच को बदलते हुए इन चीज़ों को हटाना चाहिए और प्रयास करना चाहिए, तभी ये मजबूत टीले जो जम गए हैं सदियों से, ये हट पाएंगे। तो आइए बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। तो पांचवा और अंतिम प्रश्न हमारा स्क्रीन पर है। लेखक के अनुसार प्रेमचंद किस तरफ पैर की उंगली से इशारा करते हैं? तो उत्तर है हमारा, लेखक के अनुसार जो चीज़ घृणित हो अर्थात पसंद ना हो उसकी तरफ प्रेमचंद पैर की उंगली से इशारा करते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि लेखक प्रेमचंद क्योंकि सच्चे और ईमानदार हैं, हमेशा समाज की बुराइयों से लड़ते रहे हैं, तो प्रेमचंद लेखक के अनुसार अपने फटे जूते की उंगली से उस तरफ इशारा कर रहे हैं जो समाज में घटिया, घृणित, नापसंद करने वाली चीज़ें हैं, चाहे वो व्यक्ति है, चाहे समाज की बुराइयां हैं। उनकी तरफ, ऐसे व्यक्तियों की तरफ पैर की उंगली से इशारा करते हैं जो दिखावा पसंद या समाज के लिए अच्छे लोग नहीं हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस गद्यांश आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। प्रश्न के उत्तर भी आपको मिल गए हैं और समझ आ गए होंगे। मैंने कोशिश की है कि आपको अच्छे से समझ आया हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपको अगर ये पसंद आया है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अनेक शुभकामनाओं के साथ मिलता हूँ मैं फिर से आपकी अगली 9वीं कक्षा की हिंदी की वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए विदा। शुभकामनाएं मेरे प्रिय छात्र और छात्राओं।